और बड़ी खबर आ रही है, बीकानेर में बीएसएफ को एक और कामयाबी मिली है। सूचना पर बीएसएफ ने 2 संदिग्धों को पकड़ा है। खाजूवाला के चक 1 KWM के पास इसे पकड़ा है। ग्रामीणों की मदद से दोनों संदिग्धों को पकड़ा गया है। संदिग्धों से पूछताछ अब की जा रही है। कल बीएसएफ ने भारी मात्रा में हेरोइन की खेप पकड़ी थी। तस्करी होने की आशंका यहां से जताई जा रही है। बता दें कि कल बीएसएफ ने बीकानेर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान से भारत में हेरोइन की तस्करी का बड़ा भांडाफोड़ किया था। संभवतः अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ ने 56 किलो 600 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। यह हेरोइन पीवीसी पाइप में डालकर तारबंदी के उस पार से भारतीय सीमा में डाली गई थी। बड़ी खबर, बीएसएफ को एक और बड़ी कामयाबी, कुछ संदिग्धों को पकड़ा है और उनसे पूछताछ अब कर रही है। कल बीएसएफ ने हेरोइन की खेप भी पकड़ी थी। विक्रम जगरवाल बीकानेर से सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विक्रम, एक और कामयाबी, बीएसएफ को 2 संदिग्धों को पकड़ा है और कल भी एक बड़ी कार्रवाई की थी बीएसएफ ने, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिस तरीके से पिछले लंबे समय से जो तस्करी का खेल चल रहा था और अभी धीरे धीरे जो राजस्थान में जिस तरह से तस्करी का खेल बढ़ता जा रहा है, तो उसको लेकर बीएसएफ ने एक बड़ी कार्रवाई की और 56 किलोग्राम से अधिक मात्रा में जो है हेरोइन को जब्त किया है। और उसके बाद में जो है बीएसएफ और पुलिस दोनों ही जो है वो संदिग्धों की तलाश में जुटी हुई थी और देर रात को जो पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त दल ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध लोगों को ये KWM चक के पास से गिरफ्तार किया है। और इन ग्रामीणों ने भी इसमें जो है वो पुलिस की और बीएसएफ की मदद की और पुलिस दोनों ही संदिग्धों को गिरफ्तार करके और उनसे अब पूछताछ कर रही है। और जो बीएसएफ के अधिकारी हैं और जो दूसरी एजेंसियां हैं, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो ड्रग्स से जुड़ा हुआ है, तो इसमें कई सारी एजेंसियां जो है वो अपने अपने स्तर पर इन लोगों से जांच करेगी और ये पता लगाया जाएगा कि इनका कनेक्शन किस तरीके से जो है इनका पूरा जो ये रैकेट काम करता है। और सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये जो खाजूवाला सेक्टर में इस तरह की बड़ी घटना पहली बार सामने आई है, तो इसमें ये भी पता लगाने में पुलिस और बीएसएफ जुटी हुई है कि कहीं जो लोकल लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट तो इनके साथ में नहीं है। क्योंकि जो प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि जो ये तस्कर हैं ये पंजाब की तरफ के होने की संभावना है, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से ये मादक पदार्थ जो बॉर्डर क्रॉस करके भिजवाए जाते थे, तो इसी तरीके का जो ये पैटर्न है वो यहाँ पे अपनाया गया है। और जो 2 लोग संदिग्ध जो पकड़े गए हैं उनकी जो भाषा है उसको लेकर भी जो ग्रामीणों से जानकारियां मिली है, तो उसमें भी यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं इनके कनेक्शन पंजाब से हैं। और क्योंकि बड़ा मामला होने के कारण से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है, क्योंकि पूरा जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता है, जब तक ये साफ नहीं हो पाएगा कि यही वो 2 लोग हैं जो बॉर्डर तक गए थे या ये जो 2 लोग पकड़ में आए हैं हो सकता है उनके सहयोगी हो। तो इन सभी बातों को लेकर जो है वो पुलिस और बीएसएफ के अधिकारी जो हैं वो जांच कर रहे हैं। कल बीएसएफ डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह भी अभी खाजूवाला थाने पहुंचे हैं और उसके साथ अन्य जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो भी खाजूवाला थाने पहुंच गए हैं और सुरक्षा एजेंसियां जो दूसरी हैं वो भी खाजूवाला थाने में है। और जो जिला पुलिस अधीक्षक है प्रीति चंद्रा, वो भी कल जो बॉर्डर आउटपोस्ट है वहां पे गई थी और पूरे मामले में जो संयुक्त रूप से सभी जो। ठीक है, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। तो कल 56 किलो हेरोइन बरामद की थी और आज 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बीएसएफ की 2 बड़ी कार्रवाई, बड़ी खबर और इस बड़ी खबर से जुड़ी 2 तस्वीरें। महाराष्ट्र के ओशिवारा से बड़ी खबर है। आशियाना टावर में आग लगी है। यहां आग बुझाने की कोशिशें भी की जा रही है। कारणों का हालांकि फिलहाल पता नहीं चल पाया है। आसपास बड़ी संख्या में लकड़ी की भी दुकानें हैं, जिसकी वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ओशिवारा इलाके में स्थित आशियाना टावर में आज सुबह भीषण आग लग गई। घटना की सूचना सुबह 8 बजे प्रशासन को मिली। आग बुझाने के लिए बड़ी संख्या में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचाई गई। आगजनी की वजह अभी सामने नहीं आई है। इलाके में बड़ी संख्या में फर्नीचर की दुकानें हैं। जिस जगह ये टावर है
वहां आसपास बड़ी संख्या में लकड़ी और फर्नीचर की दुकानें हैं। और अब बात बवंडर की, जिसने मरुधरा में तबाही मचा दी। पोखरण क्षेत्र में तूफान के साथ तेज बारिश से दूसरे दिन भी सोलर कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है। कई जगह लगी सोलर प्लेटें उड़ गई और पोल टूट गए। वहीं हरे पेड़ उखड़ने से पर्यावरण को नुकसान हुआ है। वहीं जैसलमेर में रेत के बवंडर के साथ ही झमाझम बारिश हुई। तूफान से जिले के कई इलाकों में रेतीला बवंडर तो कहीं रिमझिम बारिश हुई। एक के बाद एक तूफान ने जैसलमेर में जबरदस्त तबाही मचाई है। करीब एक महीने में ये तीसरा तूफान है। हालांकि ताउते के दौरान तूफान नहीं आया, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बदले मौसम में हर बार तूफान ने तांडव मचाया। अचानक आए तूफान से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दिन भर सामान्य मौसम रहने के बाद शाम को बदलने वाले मौसम में शुरुआती हल्की आंधी से होती है और उसके बाद तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि से भारी नुकसान हो रहा है। बता दें कि तूफान से डिस्कॉम को 5 से 7 करोड़ का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर कई गांव और ढाणियों की बिजली गुल हो गई, तो तूफान ने कई हरे भरे पेड़ों को भी उजाड़ दिया। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जैसलमेर से हमारे साथ जुड़े हैं और पोखरण से सावधान रत्नू हमारे साथ जुड़े हैं। श्रीकांत, आपके पास मैं आ रहा हूं। पहले एक महीना और लगातार तूफानों का आना, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? तूफान से आम जनजीवन पर कितना असर, बदले हुए मौसम का कितना असर? बता दूं, एक महीने में तीसरा तूफान है और इस तूफान ने कहीं ना कहीं जो है वो तांडव मचा दिया है। हर कोई परेशान नजर आ रहा है। किसान जो है वो भी चिंतित है। आंधी ने उनकी फसलें नष्ट कर दी है। साथ ही साथ अगर बात करें नहरी इलाकों की, तो करोड़ों रुपए का जो घाटा है वो डिस्कॉम को पहुंचा है। विद्युत विभाग के करीब 1100 पोल गिरने की जो है वो जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ अगर बात करें सोलर प्लांट्स की, तो छिन्न भिन्न हो चुके हैं। मैं आपको जिस तरह तस्वीरों में दिख रहे हैं, उसी तरह उनके तिनके की तरह उड़ते ये सोलर प्लांट कहीं ना कहीं जो है वो बिजली की जो व्यवस्था है उसे भी ठप कर चुके हैं। कुल मिलाकर अगर बात करें तो तकरीबन अंदाजा है कि 15 से 20 करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस तूफान ने पहुंचा है। तोकाते तो नहीं आया, लेकिन तोकाते से कम तबाही भी इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से नहीं पहुंची है। जगह जगह पेड़ गिरे हैं और सोलर प्लांट का जो भारी नुकसान है, 500 मेगावाट के कई जो है वो बिजली उत्पादन ठप हो चुके हैं। और अगर बात करें तो 1 दर्जन से अधिक जो सोलर प्लांट की साइटें थी, लूणा कला हो, खानासर हो, माधोपुरा हो, भैंसड़ा हो, खिलाना हो, भोपा हो, ऐसी कई जगहों पर काफी नुकसान जो है वो साफ देखने को मिला है। और वहीं बात करें अगर जिले भर की, तो कई जगहों पर बारिश और आंधी के चलते कई लोगों के रहवासी मकान ढह गए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि कहीं भी जनहानि नहीं हुई है। और अगर बात करें रामगढ़ क्षेत्र की, लाठी क्षेत्र की, तो वहां पर जो है अत्यधिक नुकसान जो है वो रहवासी मकानों में देखने को मिल रहा है। और नाचना डिस्कॉम में अगर बात करें तो वहां पर करीब 255 पोल गिरे हैं। 3 ट्रांसफार्मर जो थे वो भी ध्वस्त हो चुके हैं। और अगर बात करें ऐसा ही डिस्कॉम जो है एमएन जोशी की बात माने तो उनका कहना है कि तेज तूफान में 1100 पोल गिरे हैं। सोडाकोर का जीएसएस पूर्ण रूप से ध्वस्त है। एक जीएसएस 1100 पोल, 200 गांव और 1000 ढाणी अब बिना विद्युत के कहीं ना कहीं परेशानी झेलती हुई नजर आ रही है। और करीब 3 से 4 दिन जो है वो अनुमानित है इन ढाणियों को आपूर्ति पहुंचाने में। जी ठीक है, पोखरण लिए चलते हैं। सावधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं पोखरण से। सावधान, क्या हालात वहां पर? देखिए सुमित, पोखरण में लगातार दूसरे दिन तूफान के साथ बारिश का दौर जारी रहा। शाम के वक्त अचानक तूफान के साथ बारिश आती, उसमें जमकर नुकसान हुआ है। डिस्कॉम को नुकसान हुआ, सोलर प्लांट को नुकसान हुआ, पर्यावरण को भी काफी बड़ा नुकसान हुआ। कई पेड़ धराशायी हुई है और पोखरण क्षेत्र में कई जगह बिजली गुल है। लगातार डिस्कॉम की टीमें अभियान चलाकर बिजली चालू करने को लेकर भी मुस्तैद नजर आ रही है। सुमित,
ठीक है, शुक्रिया सावधान आपका भी, श्रीकांत आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो कई इलाकों में बिजली गुल, पेड़ गिर गए, कहीं मकानों की टीन शेड उड़ गई। बाउंडर ने बड़ी तबाही मचाई है, एक महीने में तीसरा तूफान। और अब वैक्सीन पर एक्शन की बात। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस का कैंपेन, फ्री वैक्सीनेशन अभियान शुरू कर दिया है कांग्रेस ने। शुरू करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में ज्ञापन अब सौंपने जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ता। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। जयपुर में 11:30 बजे ज्ञापन सौंपा जाएगा। राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपेंगे। पीसीसी चीफ की अगुवाई में ये ज्ञापन दिया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया जाएगा। सीएम भी प्रतिनिधिमंडल में शामिल हो सकते हैं। फ्री वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस का कैंपेन, कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा जाएगा और मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर। दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कांग्रेस का हल्ला बोल। दिनेश, फ्री वैक्सीनेशन अभियान को लेकर अब कांग्रेस सड़कों पर कह लीजिए, अब कांग्रेस प्रदर्शन करने की तैयारी कर चुकी है। क्या रहने वाला है? अब बिल्कुल देखिए, देशव्यापी अभियान कांग्रेस द्वारा चलाया जा रहा है केंद्र सरकार को घेरने के लिए, और मांग की जा रही है कि सभी लोगों का, जिस तरीके से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को फ्री वैक्सीनेशन किया गया, उसी तरीके से सभी लोगों के लिए फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की जो है घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की जाए, इसे लेकर अभियान है। और आज सभी जिलों में जो है वो ज्ञापन सौंपे जाएंगे जिलाधीशों को राष्ट्रपति के नाम के। और राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ पर पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, उनके नेतृत्व में राजभवन एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा, और संभावना ये भी जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री उसमें शामिल हो सकते हैं। तकरीबन 12-12:30 बजे ये प्रतिनिधिमंडल जाएगा राजभवन राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए। और उसके बाद में आज सभी जिलों में जो प्रभारी मंत्री हैं वो अपने अपने जिलों में प्रेस वार्ता कर अपना जो पक्ष है फ्री वैक्सीनेशन को लेकर, वो पक्ष जो है वो मीडिया के सामने रखेंगे। तो ये एक हल्ला बोल है। लगातार ये कहा जा रहा है कि फ्री वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार को घेरेगी। तो उस कड़ी के तहत ये कार्यक्रम है। पिछले दिनों जो है वो एक सोशल मीडिया पे अभियान देशव्यापी चलाया गया था कांग्रेस के द्वारा, और अब ज्ञापन के जरिए जो है मांग उठाई जा रही है। और आगे भी इसी तरह के कार्यक्रम कांग्रेस की ओर से लगातार फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर चलते रहेंगे। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पहले 35,000 करोड़ रुपए की घोषणा की वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन बाद में भार जो है वो राज्यों पर डाल दिया गया, तो राज्य सरकारों पर बड़ा आर्थिक बोझ इससे पड़ने वाला है। तो इसे लेकर केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कांग्रेस द्वारा की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बाड़मेर को बड़ी सौगात देंगे। सीएम वर्चुअल कार्यक्रम के तहत जिले के 7 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण कर थार वासियों को सांसों की बड़ी सौगात देंगे। कोरोना काल की ये वो तस्वीरें हैं जिसे देखने वाले शायद ही भूल पाएं। महामारी से लड़ने में फूलती सिस्टम की सांस और अपनों की गुमनाम मौतों पर रोते बिलखते परिजन। लेकिन इसी दौर में मानवता के लिए नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। कई निजी कंपनियां जानलेवा वायरस के खिलाफ छिड़ी जंग में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रही हैं। इसी कड़ी में वेदांता कैरियन भी है। कंपनी ने बाड़मेर में 100 बिस्तरों का एक अत्याधुनिक अस्पताल तैयार किया है। 7,350 वर्ग मीटर में बने इस अस्पताल में 20-20 बेड के 4 वार्ड, 10 आईसीयू बेड, 10 बाईपेप आईसीयू बेड, 6 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है। जर्मन तकनीक से बने इस अस्पताल की लागत करीब 6 करोड़ रुपए आई है।
हमारा ऐसा मानना है कि ये जो एक अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपने साथ में लिए हुए जो एक हॉस्पिटल है, फील्ड हॉस्पिटल, इसमें कई चीज़ें ऐसी है जो कि आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आपको मिलेंगी। हाई स्कूल मैदान में होने वाले वर्चुअल कार्यक्रम को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन के साथ साथ बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने भी कमर कस ली है। विधायक मेवाराम जैन के मुताबिक सीएम अस्पताल के लोकार्पण के साथ ही 3 करोड़ 99 लाख की लागत से बने दैतानी सामुदायिक स्वास्थ्य भवन का भी लोकार्पण करेंगे। अस्पताल, फील्ड अस्पताल सेटअप किया है आधुनिक सामग्री और आधुनिक टेक्निक के साथ, जो कि बाड़मेर और उनके आसपास के ज़िले के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। मैं अपने जो जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि हैं उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। थार नगरी आगामी दिनों में सांसों का संकट दूर करने में आत्मनिर्भर बन जाएगी। मुश्किल वक्त में 100 बेड के अस्पताल के निर्माण से न केवल बाड़मेर बल्कि जालौर, जैसलमेर, जोधपुर से आए मरीजों का आसानी से इलाज हो सकेगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। चलिए, प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, 7 विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण आज मुख्यमंत्री सौगातें देने जा रहे हैं बाड़मेर को। बिल्कुल सुमित, बताना चाहूंगा कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे के करीब वर्चुअल कार्यक्रम से जुड़ेंगे, जहां पर प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी और वर्चुअल चिकित्सा मंत्री जो है रघु शर्मा वो भी जुड़ेंगे। इसके तहत कैन वेदांता की तरफ से निर्मित जो हॉस्पिटल है 100 बेड का, उसका लोकार्पण करेंगे। साथ ही कई जो कार्य है, करीब 17 करोड़ के लगभग के जो कार्य है, उनका शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा जी, जिससे बाड़मेर जिले को कई बड़ी सौगात, जैसे हॉस्पिटल में 3 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, वहीं बालोतरा के हॉस्पिटल में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। तो ऐसे कई कार्य हैं जिनकी थार नगरी बाड़मेर को आज सौगात मिलने वाली है जी। सुमित, बिल्कुल प्रेमदान, देखिए कई लोकार्पण और शिलान्यास आज करेंगे मुख्यमंत्री वर्चुअल माध्यम से, लेकिन बात अगर अस्पताल की करें, बताया जा रहा है जर्मन टेक्निक से तैयार है यह अस्पताल, अत्याधुनिक अस्पताल है। क्या खासियत है इस अस्पताल की, क्योंकि इस वक्त कोरोना काल में जब लोगों को बेड नसीब नहीं हो रहे हैं, ऑक्सीजन नसीब नहीं हो रही है, वेंटिलेटर नहीं है, उस वक्त पर कितना मददगार साबित होने जा रही है ये सौगात? देखिए, ये बहुत बड़ी सौगात है, क्योंकि बाड़मेर जिले में हालात ऐसे थे कुछ समय पहले कि यहाँ पर लोगों को बेड की व्यवस्था तक नहीं थी। तो ऐसे समय में कैन वेदांता आगे आया और बाड़मेर के जो हॉस्पिटल के पास में ही हाई स्कूल का मैदान है, यहाँ पर जर्मन टेक्निक से जो डोम के तहत तैयार किया गया ये हॉस्पिटल है, जिसमें 100 बेड है, जिसमें 10 आईसीयू का रहेगा और 10 सपोर्टिंग के लिए रहेंगे और 6 ही ऐसे रहेंगे जो आपात स्थिति में जो मरीज पहुंचेंगे उनके लिए। तो ऐसे में जो 26 बेड है वो आरक्षित रहेंगे, जिसमें आईसीयू वगैरह इन सारी सुविधाओं युक्त ये जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ में इस हॉस्पिटल का निर्माण किया। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिनों में इसको तैयार किया गया है। अगर बात ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। तो 100 बेड का अस्पताल तैयार और आज मुख्यमंत्री देंगे सौगात। प्रदेश में दूसरी लहर में कमी आई तो तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है, लेकिन वायरस के नए स्ट्रेन की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जांच शुरू नहीं हो पाई है। लैब तैयार, किट का इंतजार, कैसे होगी नए स्ट्रेन की पहचान? दूसरी लहर में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया। देश के अलग अलग हिस्से में वायरस के नए स्ट्रेन ने मुश्किलें बढ़ा दी। राजस्थान में भी कोरोना के नए स्ट्रेन मिलने की पुष्टि हुई थी। हालांकि प्रदेश में दूसरी लहर में कमी आने के बाद तीसरी लहर से निपटने की तैयारी की जा रही है, जिसमें सबसे अहम है जीनोम सीक्वेंसिंग जांच, ताकि वक्त रहते नए खतरे से निपटा जा सके। इसके लिए जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए आधुनिक मशीनों से लैस लैब तैयार है, लेकिन किट नहीं मिलने की वजह से जांच शुरू नहीं हो पाई है। सेकेंड वेव काफ़ी एग्रेसिव है, अनलाइक फर्स्ट वेव।
काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर क्रिटिकल पेशेंट 70% लोगों में ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ज़्यादा ब्लड क्लॉट्स और लंग में थ्रोम्बोसिस बनने लगा है, तो जेनेटिक सीक्वेंसिंग आवश्यक हो जाती है टू आइडेंटिफाई स्ट्रेन। हमारे यहाँ जेनेटिक सीक्वेंस की सारी सुविधा उपलब्ध है। इसके किट्स आते हैं जो कि नए स्ट्रेन के किट्स होते हैं। जैसे ही किट्स अराइव हो जाते हैं, एज ए पायलट प्रोजेक्ट, एज ए रैंडम सैम्पलिंग हम लोग ये जेनेटिक सीक्वेंसिंग कर पाएंगे, ये देखने के लिए कि कई डबल म्यूटेंट, ट्रिपल म्यूटेंट नया स्ट्रेन तो हमारे यहाँ पे नहीं आ गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग जांच से वायरस के नए स्ट्रेन का पता लगाया जाता है और अगर किसी इलाके में नया स्ट्रेन मिलता है तो उस एरिया को आइसोलेट कर वायरस के नए स्ट्रेन को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लैब में 6 महीने से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी किट नहीं मिल पाई है, जिससे जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच रुकी हुई है। अगर वो किसी पर्टिकुलर एरिया में आ जाता है और ट्रेस हो जाता है तो फिर हमें उसको क्वारंटाइन, मिनी क्वारंटाइन, रैपिड एक्शन फोर्स से उसको पेशेंट को सेग्रीगेट करना, आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगा। ओवरऑल जेनेटिक सीक्वेंस से प्रेजेंस ऑफ म्यूटेशन इन कोविड का पता लगेगा और उसको पॉपुलेशन के अंदर कंट्रोल करने में हमको मदद मिलेगी। तीसरी लहर में एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि इसमें बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच जल्द से जल्द शुरू करने की जरूरत है ताकि वायरस के नए रूप का पता कर उसे फैलने से रोका जा सके। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे करें रजिस्ट्रेशन, आइए बताते हैं। आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7।